नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टोरी टेलिंग चैनल विथ मंत्रा में। कहानी की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2024 रात 8:30 बजे बेसा चौक नागपुर से। 32 साल की ज्योत्सना प्रकाश आखिर इसी इलाके में अपनी रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। पहले रूममेट ने उससे संपर्क साधने की कोशिश की और फिर घर वालों ने, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल पिक नहीं हो रहा था। अगले दिन यानी 29 अगस्त को ज्योत्सना के भाई ने नागपुर के ही बेतल रोडी थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल फ़ोन का डाटा निकाल कर ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर ज्योत्सना की आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी। लेकिन इस कोशिश के बावजूद पुलिस को ज्योत्सना का कोई खास सुराग नहीं मिल सका। इस तरह करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। 20 दिन बाद ज्योत्सना के भाई ने एक बार फिर पुलिस में अपनी बहन की गुमशुदगी को लेकर शिकायत की और शक जताया कि उसकी बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। अब तक पुलिस को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ज्योत्सना बालिग लड़की थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर थी, ऑटोमोबाइल के एक शोरूम में काम करती थी, और दूसरी ये कि वो हमेशा अपने घर वालों के संपर्क में रहती थी। ऐसे में उसका अपने माँ बाप यूं गायब हो जाना और पिछले दिनों से किसी से भी फ़ोन पर बात तक नहीं करना पुलिस को भी काफ़ी हैरान कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने भी भाई की दूसरी शिकायत पर ज्योत्सना के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की और अपनी तफ्तीश में तेजी लाई। पुलिस इस बात को लेकर भी बहुत परेशान थी कि आखिर ज्योत्सना के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन अलग अलग वक्त पर नागपुर से बाहर अलग अलग इलाकों में नज़र आ रहा था, लेकिन फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा था। अब पुलिस ने ज्योत्सना को जानने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इसी कड़ी में एक नाम सामने आया, अजय वानखेड़े। अजय वानखेड़े एक फौजी था और उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। मूल रूप से नागपुर के ही रहने वाले अजय वानखेड़े की ज्योत्सना से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी और दोनों तब से एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि ज्योत्सना के घर वालों का कहना था कि अजय और ज्योत्सना के रिश्ते की बात किसी वजह से बन नहीं पाई थी। असल में अजय की पहले भी 2 शादियाँ हुई थी और वो अपनी तीसरी बीवी की तलाश में था, जबकि ज्योत्सना का भी पहले एक बार तलाक हो चुका था। खैर, नागपुर पुलिस अब अजय वानखेड़े से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन तब तक उसे पता चला कि अजय वानखेड़े डायबिटीज़ की शिकायत को लेकर पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। क्योंकि अजय पुलिस की रडार पर आ चुका था, नागपुर पुलिस ने आर्मी हॉस्पिटल से अजय पर नज़र रखने की रिक्वेस्ट की और कहा कि जब भी अस्पताल से डिस्चार्ज दे उसे नागपुर पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद अजय अस्पताल वालों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया और इसी के साथ पुलिस को यकीन हो गया कि ज्योत्सना की गुमशुदगी से अजय का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इसी बीच पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब अजय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी और दोनों ही अदालतों से उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और तब आखिरकार उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो ज्योत्सना की गुमशुदगी को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल ज्योत्सना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अजय वानखेड़े ही था।
जिससे ज्योत्सना की मुलाकात करीब 2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। अजय ने हत्या की बात कबूल करने के साथ ही उसकी लाश को एक जंगल में दफनाने की बात कही और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागपुर के बाहरी इलाके में मौजूद एक सुनसान जगह से ज्योत्सना की जमीन में दफना सड़ी गली लाश बरामद कर ली। अजय ने ज्योत्सना की लाश जहां दफनाई थी उस जगह को उसने सीमेंट डालकर सील कर दिया था ताकि किसी भी कीमत पर लाश का राज ना खुले। पुलिस को 3 वजह से अजय पर शक हो गया था और सब सही निकला। पहली वजह तो यही थी कि अजय ठीक उन्हीं दिनों से अस्पताल में भर्ती था जिन दिनों ज्योत्सना गायब हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि गुमशुदगी के दिन यानी 28 अगस्त को दोनों के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन कॉमन जगह पर थी। और तीसरी वजह यह थी कि अजय की ज्योत्सना के अलावा और भी कई गर्लफ्रेंड थी। ऐसे में पुलिस को उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। लेकिन कत्ल की इस वारदात के पीछे कहानी जितनी अजीब थी, कत्ल का तरीका भी उतना ही हैरान करने वाला था। बस यूँ ही समझ लीजिए कि अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अजय वानखेड़े ने इस मर्डर की प्लानिंग की थी। 2 सालों के रिलेशन के बाद अजय ज्योत्सना के पीछे छुड़ाना चाहता था, लेकिन ज्योत्सना अब उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी। ऐसे में अजय ने उससे बातचीत बंद कर दी, लेकिन जब ज्योत्सना ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो वो घबरा गया। 28 अगस्त को उसने पहले अपनी माँ से मोबाइल फ़ोन पर बात की। 28 अगस्त को उसने पहले अपनी माँ से मोबाइल कॉल कर ज्योत्सना को नागपुर के वर्धा रोड पर मिलने बुलाया। इसके बाद दोनों रात को नागपुर के ही एक होटल में रुके। फिर होटल से निकलकर घूमने जाने की बहाने शहर से बाहर की तरफ निकल गए। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास अजय ने ज्योत्सना को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। आगे एक सुनसान जगह पर उसने पहले ज्योत्सना की गला घोटा और हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को जंगल में ले जाकर दफना दिया। इसके लिए उसने आधी रात को ही न सिर्फ जंगल में गड्ढा खोदा बल्कि अपने साथ ले गए सीमेंट से लाश वाले गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ दृश्य फिल्म की तरह ही है, लेकिन इसके बाद उसने सभी को उलझाने के लिए वो काम किया जो फिल्म दृश्यम में था। कत्ल के बाद उसने ज्योत्सना का मोबाइल फ़ोन एक चलते ट्रक में फेंक दिया और इससे पुलिस ज्योत्सना के लोकेशन को लेकर उलझन में रही। तीसरी और हैरान करने वाली साजिश उसकी इस वारदात के तुरंत बाद खुद को पुणे के अस्पताल में भर्ती दिखाने की थी ताकि कोई भी उस पर वारदात में शामिल होने को लेकर शक ना करे। मगर इतनी कोशिश करने के बावजूद आखिरकार पुलिस ने उसकी हरकतों, उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और उसकी लोकेशन और ज्योत्सना के घर वालों के बयान के आधार पर उसे पकड़ ही लिया। दोस्तों, ये थी ज्योत्सना मर्डर केस की कहानी जिसे आज तक ऐप में से ली गई है।